नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा 8वीं हिंदी वसंत भाग 3 पाठ नंबर 1 कविता ध्वनि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा कविता के विषय में जान लेते हैं कि इस कविता में कवि ने क्या कहा है। इस कविता में कवि ने मानव मन एवं हृदय में वसंत रूपी उत्साह का आने की बात कही है। कवि का कहना है कि अभी उसकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि अभी अभी उसके जीवन में कोमल, मधुर, दयामय, सुकुमार वसंत का आगमन हुआ है। आगमन मतलब आना हुआ है। उसके जीवन में काफी लंबे समय के बाद में खुशियां आई है, अतः अभी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। जीवन में उसे विपरीत परिस्थितियां मिली हैं, पर वह उनसे परेशान होकर, उनसे दुखी होकर अपने आप को हताश और निराश नहीं होने देगा। उसके हृदय में जीने की अपार इच्छा है। वह अभी बहुत जीना चाहता है। उसके मन में अभी नया उत्साह उत्पन्न हुआ है। वह सभी के सुख के लिए भी और जिएगा। वह सोई हुई कलियों पर अपना प्यारा सा हाथ फिराकर उनका जो आलस है वह दूर करेगा। वह उन्हें सूर्य की भांति जगाएगा। वह कार्य करके या कार्य उनके मन को खुशी देने वाला होगा। सोई हुई और निराश कलियों को सूर्य की प्रकाश की भांति नया जीवन देना चाहेगा। वह प्रत्येक फूल से उनके आलस्य को दूर करेगा। वे उन पर अपने नए जीवन की खुशियों को बरसाने की बात करते हैं। वह उन फूलों को खुशियां देना चाहता है। कवि जीवन में निराश और हताश लोगों को नया रास्ता दिखाना चाहता है। कवि जो लोग निराश हो जाते हैं, जो हताश हो जाते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए वह क्या है कि नया रास्ता दिखाने की कोशिश करता है कि अभी आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कवि ने ये जो कविता लिखी थी ये तब लिखी थी जब उनका मतलब लास्ट में समय आ चुका था, मरने के बिल्कुल नजदीक थे, बीमार थे, और फिर भी उनके मन में क्या थी? जीने की बहुत इच्छाएं थी कि मैं अभी बहुत कुछ करूंगा। तो इसी पर ये कविता थी। इसलिए बार बार कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी मेरी मृत्यु नहीं होगी। अभी हम इसके प्रश्न देख लेते हैं। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उसके मन में नया जोश है, वह उमंग है, नया उत्साह है। क्यों? क्योंकि अभी उसके मन में ये नई उमंगें उछल रही हैं। वह सोच रहा है कि अभी तो मेरी मृत्यु बहुत दूर है, उसे अभी काफी कार्य करने हैं, यानी अभी उसे बहुत नए नए कार्य करने हैं। नवीन मतलब नए। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उभारना चाहता है। जो नई पीढ़ी होती है बिल्कुल आलस में पड़ी रहती है, वो कहते हैं कि हम तो कुछ कर नहीं सकते या नहीं करेंगे। तो उनके लिए क्या है कि वो उन आलस्य को दूर करने का या आलस्य को भगाने का कार्य कर रहा है कि इस आलस्य से हटो। आगे प्रश्न नंबर 2 है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? अनंत तक, जिसका कोई अंत ना हो, वहां तक वह उनको विकसित यानी खिलाना। विकसित क्या होता है? खिला देना, खिलाना चाहता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से, कलियां क्या होती है कि जब फूल बनते हैं उससे पहले जो छोटी सी कली यानी छोटा सा एक होता है उसको कली बोलते हैं। तो कली की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। उन कलियों को क्या बनाना चाहता है? फूल बनाना चाहता है। यानी कली क्या होता है? फूल का बिल्कुल छोटा रूप होता है। सबसे पहले का कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया है, यानी उसके मन में क्या है? नया उत्साह आया है। इसलिए वह कलियों को हाथों से वासंती स्पर्श
से खिला देगा, यानी उन कलियों पर अपना प्यारा सा हाथ फिराएगा और उनको खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना और अपने नवजीवन के अमृत से सींचना चाहता है। वह जो फूल हैं उनको अपनी आंखों से, जो उनके आंखों में क्या है आलस्य, उसको क्या करेगा वो हटा देगा। वह फूलों के आंखों पर जो आलस्य आया हुआ है उस आलस्य को हटाएगा, उनको चुस्त करेगा, जागरूक करेगा। यानी फूल किनको कहे हैं कि जो आजकल के नौजवान हैं उनको कहें, और उन पर जो आलस्य आया है वह उनको हटाएगा और उनको चुस्त और जागरूक करेगा। तो यह उनके लिए क्या कर रहा है कि मोटिवेशन स्पीच की तरह काम करेगा। अपने नवजीवन के अमृत से सींचना चाहता है, यानी जो अपनी नए नए विचार हैं उन विचारों को वह इनमें डालेगा। आगे है प्रश्न नंबर 3, पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। कहता है पुष्प जो फूल हैं, फूलों के ऊपर बहुत तंद्रा मतलब जबरदस्त आलस्य आया हुआ है, तो उनको हटाने के लिए क्या करना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। ठीक है, उनको जगाएगा, उनके अंदर नया उत्साह उत्पन्न करेगा। वह उन्हें चुस्त प्राणवान, प्राणवान मतलब जीवित, अगर मतलब बिल्कुल चुस्त हैं, मतलब बिल्कुल ही आलस्य में डूबे हुए हैं तो मृत के समान है, और उनमें प्राणवान यानी प्राण डाल देगा, उनमें जान डाल देगा। आवाभावन, अभावन व पुष्पित करना चाहता है, यानी उनको खिलाना चाहता है, उनको फूल बनाना चाहता है, ताकि वे वसंत के सौंदर्य को और भी मनोहारी बना दें, ताकि जो हमारे मन में जो नए नए उमंग उठ रहे हैं उनको और भी मनोहारी बना दें। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष से स्वपन जगा देगा, यानी उनके अंदर नया स्वपन जगा देगा कि आगे आपको क्या क्या करना है, क्या क्या करना चाहिए और आप क्या 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 कर सकते हो। उनका आलस्य दूर भगा देगा और वह उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। इसलिए कवि ने कहा है कि उनका आलस्य दूर कर देगा। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आप आपस में चर्चा कीजिए, क्यों कहा जाता है। वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि सभी ऋतुओं का राजा कहलाता है ये। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन होती है, पूरे यौवन पर होती है, यानी प्रकृति पूरी जवान होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, सर्दी थोड़ी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, यानी अच्छा लगता है। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंच तत्व कौन कौन से होते हैं, जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि। ये अग्नि नहीं है, अग्नि है ये। सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं, यानी अपना अच्छा वाला रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं। बोर क्या होते हैं, आम लगने से पहले उनके ऊपर जो थोड़े थोड़े कण से होते हैं उनको बोर बोल देते हैं। खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं, यानी पीले मतलब सरसों पर भी पीले पीले फूल होते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं कि ऋतुराज यानी वसंत ऋतु आ गई है। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है, यानी अच्छे ऊंचे स्वर में गाती है। सभी को कुहू कुहू की आवाज से मंत्रमुग्ध करती है, अपनी मीठी आवाज से मोह लेती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। आगे आता है वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। अब वसंत ऋतु का समय फाल्गुन यानी फाग का महीना,
चैत्र वैशाख माह के आरंभिक दिनों अर्थात मार्च अप्रैल होता है। अभी ये जैसे मार्च अप्रैल के महीने में ये आते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 महीने होती है। वसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। आगे आता है होली के त्योहार के विषय में इन्होंने कुछ बताया है कि हमारा देश भारत विश्व का अकेला ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। रंगों का त्योहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार रंग और उमंग का अनुपम त्योहार है। मतलब हमें नया उत्साह होता है कि हम ऐसे खेलेंगे, ऐसे दोस्तों से मिलेंगे। जब वसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए, स्वागत यानी गर्मी की ऋतु आने वाली होती है। संस्कृत साहित्य में इस त्योहार को मदनोत्सव के नाम से पुकारा जाता है। आगे आता है होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उनकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाह हो जाती है। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती, उल्लास का समा बंध जाता है। ढोल पर थिरकते मजीरों की तल पर झूमते, नाचते, गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। ये जो हैं ये वाद्य यंत्रों के नाम बताए हैं, ढोल, मंजीरा आदि। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्योहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्योहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं और आपसी वैमनस्य यानी वैरभाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। यानी हमें प्रेम भाव बढ़ाना चाहिए, वैर भाव उसमें से नष्ट कर देना चाहिए। होली के अवसर पर आओ एक दूसरे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। भाषा की बात, इसमें क्या कहा गया है कि हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। यानी क्या है कि शब्द को दोहराया गया है। ठीक है, जैसे हरे हरे 2 बार आ गया, पुष्प पुष्प 2 बार आ गया, यानी पुनरावृत्ति, यानी आवृत्ति हुई है, फिर से बार बार आवृत्ति हो रही है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युगम पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। विशेषण मतलब ये पत्तों की विशेषता बता रहे हैं। क्या विशेषता बता रहे हैं कि कैसे हैं वो? हरे हरे हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। पात मतलब पत्ते। अब पत्ता, एक पत्ता तो नहीं बोला इसने, लेकिन पत्ते होंगे ये। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में हो, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी मतलब वे 3 बेर खाती हैं। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी। ये क्या कहती है कि 3 बेर खाती थी, यानी 3 बार खाती थी, मतलब 3 बार, 3 टाइम, 3 टाइम। वे 3 बेर खाती हैं, अब वो केवल 3 बेर ही खाने लगी। पहले 3 बार खाती थी, पता नहीं कितना खा जाती थी, अब केवल 3 बेर ही खाती है। तो ये अलग अलग अर्थ हो गया बेर का। बेर का मतलब एक तो बेर खाने वाला बेर हो गया, और एक बेर मतलब टाइम, कितने टाइम।
एक शब्द बेर का दो अर्थों में प्रयोग हुआ है, वाक्य में चमत्कार आ गया है, इसे यमक अलंकार कहते हैं। यानी शब्द एक है और अर्थ अलग अलग हो तो उसको क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। कभी कभी उच्चारण की समानता में शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, वैसे भी कभी कभी आभास होता है, जबकि दोनों दो प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे मन का, मन का। अब देखो, मन का आगे मन का, आगे तो मन का बोल दिया और पहले मन का। इन दोनों को ऐसे लगता है कि ये बार बार एक जैसे ही हैं और हैं अलग अलग। एक तो हो गया मन का और एक हो गया मन का, जिसमें मणिया जिसको बोलते हैं। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिसमें एक शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में, बात ही बात में, रह रह कर, वहीं ठहर ठहर कर, लाल 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 सा, सुबह 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 ही सुबह, यानी बहुत जल्दी, रातों रात रात ही रात। तो इन शब्दों का प्रयोग होता है घड़ी घड़ी, यानी बार बार। बातों बातों में, यानी बात बात में ही, बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। हम बात ही करते रहे और घर कब पहुंच गए ये पता ही नहीं चला, यानी बातों बातों में हमारा घर आ गया। रह रह कर, कल रात से रह रह कर बारिश हो रही है, यानी रुक रुक कर, कल रात से रुक रुक कर या रह रह कर बारिश हो रही है। लाल 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 सा, लाल लाल आंखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे, यानी गुस्से से। सुबह सुबह दादाजी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती है। दादी जी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती है, यानी बहुत जल्दी ही मंदिर निकल जाती है। रातों रात, ईश्वर की कृपा से रामन रातों रात अमीर हो गया। अब उस पर कृपा हुई कि वह रातों रात, यानी केवल थोड़ी सी समय में अमीर हो गया। घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी यानी बार बार, शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते थे। घड़ी घड़ी यानी बार बार उसको पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते हैं, बोलते हैं। यह हमारा पाठ ध्वनि कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित पूर्ण हुआ। धन्यवाद दोस्तों।